हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमारी पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया था। और आहार एवं पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और उसकी कुछ एग्जाम्पल अपने यहाँ पे देख लिए थे। चलिए, तो अब उसके आगे देखते हैं। चलो, मोनो से हमारे टॉपिक का नाम है आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। आहार वे पोषण, आहार वे पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। चलिए, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने कहा कि कुछ तो ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें, कुछ तो ऐसे पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें शारीरिक वृद्धि के लिए सहायता करते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं और उपापचय क्रियाओं पर नियमन करते हैं। तो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण देखने के बाद में हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ना स्टार्ट किया तो कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड के बारे में। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा के एक अणु से बनते हैं। शर्करा के एक अणु से निर्मित कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मोनोसेकेराइड कहलाती है। इस मोनोसेकेराइड में हमने 3 एग्जाम्पल देखे। पहला हमने देखा ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि जिसे ग्रेप्स शर्करा भी कहते हैं, जिसे ग्रेप्स शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को ग्रेप्स शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी सभी फलों के अंदर, बाकी सभी फलों के अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, जबकि ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ अंगूर में हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अंगूर में जो है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। इसलिए इसको ग्रेप्स शुगर, क्या कहते हैं भाई? ग्रेप्स शुगर, यानी कि अंगूर शर्करा कहते हैं। ये पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू डाइसेकेराइड वगैरह करेंगे। ठीक है, अंगूर शर्करा है। इस कोशिका ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिका है और हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन का पाचन होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में ही कोशिका द्रव्य के अंदर जाता है। और कोशिका में द्रव्य में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा इस ग्लूकोज का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। और ऑक्सीकरण करने के बाद में इससे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, जिसका उपयोग हम दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। तो इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करें, हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए? नेक्स्ट बात हो जाती है कि भाई फ्रक्टोज क्या थी? फ्रक्टोज जो है सभी फलों में पाई जाने वाली शर्करा है ना। फ्रक्टोज जो है इसे फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज जिसे फल शर्करा या फ्रूट शुगर कहा जाता है। फल शर्करा, फल शर्करा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा तो नर जनन तंत्र में हमने देखा कि नर के अंदर जो सीमन होता है, वीर्य होता है, वीर्य में भी ये फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो फ्रक्टोज शर्करा फलों में पाई जाती है, सबसे मीठी शर्करा है। शहद में भी फ्रक्टोज शर्करा ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। चलिए, उसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्लैक्टोज के बारे में, है ना। ग्लैक्टोज जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड शर्करा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड में लैक्टोज, जिसे दूध शर्करा कहा जाता है। दूध शर्करा के नाम से तो लैक्टोज को ही जाना जाता है, और एक्चुअल में लैक्टोज ग्लैक्टोज के 2 अणुओं के जुड़ने से ही बनता है। ठीक है, तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, ये 3 तक हमने जो है पिछली क्लास में भी देख लिया, थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लिया। अब आगे बात करते हैं कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। अगर बात करें आगे कि अब ओलिगोसेकेराइड की हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड में ओलिगोसेकेराइड की अगर हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड में जैसे मैंने बताया था कि 2 से 9 अणु आपस में जुड़कर जो है ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अगर 2 अणु जुड़े तो डाइसेकेराइड, 3 अणु जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रा, 5 जुड़े तो पेंटा, तो ऐसे आगे ना। ठीक है, चलिए,
इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना कि पहली चीज तो यहाँ पे शर्करा के सरलतम अणु आपस में जुड़ेंगे, यानी शुगर या शर्करा के एक एक अणु आपस में जुड़कर, शर्करा के दो अणु आपस में जुड़कर डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो जब वो आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में एक बंध बनेगा। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि जब डाइसैकेराइड का ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है या पॉलीसैकेराइड अणुओं का निर्माण होता है तो इनके बीच में कौन से बंध बनते हैं, या शर्करा के दो अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में कौन सा बंध होता है। तो यहाँ पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डाइसैकेराइड एक्चुअल में क्या है, शर्करा के दो अणु, शर्करा के दो अणु, शर्करा के दो अणु आपस में जुड़कर, शर्करा के दो अणु आपस में जुड़कर, आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा भाई, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़कर, शर्करा के दो अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक या इसको ग्लाइकोसिडिक भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, डाइसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। तो पहली चीज तो यहाँ पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो शर्कराएं होती है, भाई शर्कराओं को ही स्पेशली हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो शर्कराओं के अणुओं में या कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में कौन से बंध बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में जो है भाई कौन सा बंध बनता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसिडिक बंध। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कैसे कि जैसे ग्लूकोज के दो अणु जुड़कर आपस में माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, माल्टोज शर्करा का। अब माल्टोज शर्करा कैसे बनती है उसको ध्यान से देखना। ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस एक अणु और जोड़ा C6H12O6, यानी ग्लूकोज के ये दो अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि कौन सी क्रिया होगी, पहले तो कौन सी क्रिया होगी और उससे जो है कौन सा जो है शर्करा बनेगी। यहाँ पर ये दोनों अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है भाई, निर्जलीकरण की क्रिया होगी। निर्जलीकरण क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है, निर्जलीकरण संश्लेषण क्या होता है कि जब शर्करा के दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो उससे जल का एक अणु बाहर निकलता है और उसी को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण संश्लेषण, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए अब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यहाँ पे निर्जलीकरण का हुआ तो सबसे पहले हमने कहा कि जल का एक अणु बाहर निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर जल के एक अणु को बाहर निकाल लेते और जल का एक अणु बाहर निकल गया, यानी H2O को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो कि कार्बन कितने थे, कार्बन इधर भी 6 और इधर भी 6। जब ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, कार्बन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12, टोटल हाइड्रोजन के कितने अणु, 24 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु 24 आने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 22, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के अणु हमने जल के अणु को बनाने के लिए यहाँ पर निकाल दिए। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 22, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी, 6। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने अणु है, 6 है। 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन अणु हमने जल के अणु के लिए निकाल दिया तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी रह गई, 11। तो यहाँ पर जब ये क्रिया हुई, कौन सी क्रिया भाई, निर्जलीकरण संश्लेषण की क्रिया हुई। ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ये कौन सी शर्करा है भाई, माल्टोज शर्करा, ठीक है। और इसमें एक जल का अणु जो है बाहर निकलता है, इसी को निर्जलीकरण संश्लेषण या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है ना। क्वेश्चन बनता है कि डाइसैकेराइड में शर्करा के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट भी देख लेते हैं एक बार कि जैसे क्वेश्चन आया, डाइसैकेराइड
सेकेराइड में डाइसेकेराइड में डाइसेकेराइड में शर्करा शर्करा डाइसेकेराइड में डाइसेकेराइड में शर्करा के दो अणु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में कुछ ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जैसे एक ऑप्शन आपको दे दिया एस्टर बंध, एक ऑप्शन आपको दे दिया हाइड्रोजन बंध, और एक ऑप्शन आपको दे दिया ग्लाइकोसिडिक बंध, और एक ऑप्शन आपको दे दिया एस्टर बंद हो गया, हाइड्रोजन बंद हो गया, ग्लाइकोसिडिक बंद हो गया, और आगे हम बात करें जैसे एक बंद और दे दिया पेप्टाइड बंद। कौन सा बंद? पेप्टाइड बंद। चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो सीधा सा ऑप्शन में, क्योंकि इससे पहले मैंने लिखा दिया है, ये देखिए कि शर्करा के दो अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। डाइसेकेराइड के लिए जरूरी नहीं है, आगे ट्राइसेकेराइड में भी ग्लाइकोसिडिक बंध रहेंगे, टेट्रा में, पॉलीसेकेराइड में भी जब ये शर्करा अणु आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बंध ही बनते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब देखो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा एस्टर बंध, तो वसा भी क्या है? वसीय अम्लों से बनी होती है। तो वसीय अम्लों के अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो जैसे जटिल वसा का भी निर्माण करेंगे, तो वहां पर उनके बीच में कौन सा बनेगा? एस्टर बंध। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो हमने जो है पिछली क्लास आनुवंशिकी वाली क्लास में देखा कि डीएनए के अंदर जो दोनों क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन बंध बनते हैं। फिर बात करें पेप्टाइड बंध की, तो जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, यानी अमीनो अम्ल के अणुओं से प्रोटीन जो है उसका निर्माण होता है। अमीनो अम्लों की एक चेन होती है, उसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध बनाते हैं। तो पेप्टाइड बंध प्रोटीन के अणुओं को जोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बंध डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ने के लिए, एस्टर बंध वसा के अणुओं को जोड़ने के लिए, और ग्लाइकोसिडिक बंध कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के अणुओं को जोड़ने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जा सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल जिसपे क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सुक्रोज को। किसको लेते हैं? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को, अब सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज भाई कैसी शर्करा है? अगर बात करें सुक्रोज की, ध्यान से रखना कि सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि डाइसेकेराइड है यानी इसके अंदर शर्करा के दो अणु होंगे ना, तो एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में जुड़ने से बनती है सुक्रोज। ठीक है, इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, और गन्ने को हम कहते हैं शुगर कैन, तो इसको कहा जाता है केन शुगर। क्या कहा जाता है? केन शुगर। हम जो घरों में साधारण शक्कर यूज करते हैं वो गन्ने से ही बनती है, तो वही है सुक्रोज। ठीक है, और जल में सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील है, और ये बिल्कुल साधारण सी शर्करा है। इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि घरों में जब डाइनिंग टेबल पे खाने के साथ में जो शुगर बनी पड़ी रहती है वो यही होती है, सामान्य सी शर्करा। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि जब आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पर जो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए सॉफ के साथ में जो शर्करा दी जाती है वो यही होती है सुक्रोज, को टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सुक्रोज, और सुक्रोज एक्चुअल में है क्या? ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो याद रखना है ये आपको, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, इनके आपस में जुड़ने से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है? ये आपकी सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, इसको केन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केन शुगर कहा जाता है इसे, केन शुगर कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, गन्ने से प्राप्त होती तो गन्ने की शर्करा, इसी के आधार पर इसको केन शुगर कहते हैं। जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। इसके अलावा हम बात करें, जल में घुलनशील होने के साथ साथ में ये साधारण शर्करा है, साधारण जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो वाली शर्करा है, ये साधारण शर्करा है, इसलिए इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल
शुगर, टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब जो है सुक्रोज के अलावा और डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सुक्रोज के अलावा मैं डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल दूँ तो लैक्टोज शर्करा, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, दूध की शर्करा है ना। तो लैक्टोज शर्करा एक्चुअल में यही दूध शर्करा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। लैक्टोज शर्करा, और ये किस किस के मिलने से बनेगी, सबसे पहले तो लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर की बात करें तो इसमें ग्लैक्टोज प्लस भाई दो अणु तो जुड़ेंगे तभी तो ये डाइसेकेराइड है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इन दोनों के आपस में जुड़ने से लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको दूध शर्करा या मिल्क शुगर कहते हैं। तो दूध शर्करा या मिल्क शुगर, दूध शर्करा या मिल्क शुगर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब लैक्टोज के अलावा डाइसेकेराइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है वो माल्टोज माल्टोज शर्करा। ठीक है, माल्टोज किसके प्रयोग से बनी है? तो अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब दो अणु शर्करा के आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है ना। तो माल्टोज शर्करा के लिए भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो अणु मिलकर माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। इसका रिएक्शन मैंने आपको पहले बता भी दिया है ना। चलिए, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको ये माल्ट शर्करा कहलाती है। माल्ट शर्करा क्यों कहलाती है? क्योंकि जैसे जो होता है ना, मिलेट्स जो होते हैं ना, जो है, तो जो जिसे बार्ले कहते हैं में उपस्थित होती है और अंकुरित अनाजों में भी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको माल्टो शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, माल्ट शर्करा, ये माल्ट शर्करा आपने देखा है कि अल्कोहल वगैरह जो है वो जो से इनसे ही बनती है ना। तो माल्ट शर्करा जो या बार्ले में उपस्थित होती है, जो या बार्ले में उपस्थित होती है, जो या बार्ले में उपस्थित होती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये अंकुरित अनाजों में उपस्थित होती है, अंकुरित अनाजों में उपस्थित, अंकुरित अनाजों में उपस्थित। तो ये हो गई है कि माल्ट शर्करा हो गई जो में बार्ले में उपस्थित होती है और अंकुरित अनाजों में उपस्थित होती है, क्या होती है? माल्टोज शर्करा। चलिए, तो यहाँ पे हमने डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल भी देख लिए। अब अब मैं बात करूँ कि जैसे ना मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम आगे बात करें, ओलिगोसेकेराइड के हमने एग्जांपल देख लिए। अब देखो एक एग्जांपल ट्राइसेकेराइड का देख लेते हैं। ट्राइसेकेराइड के लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है। ट्राइसेकेराइड में क्या होगा कि शर्करा के 3 अणु बनेंगे। जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज का मैं बात करूं तो उससे रेफिनोज शर्करा बनती है। कौन सी बनती है? रेफिनोज शर्करा। तो जैसे ऐसे एक बार ट्राइसेकेराइड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ट्राइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड में शर्करा के 3 अणु जुड़ेंगे ना, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज, और इनके जुड़ने से रेफिनोज शर्करा बनती है। क्या बनती है भाई? रेफिनोज शर्करा बनती है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब बात करें कि भाई पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी डाइसेकेराइड है, निम्न में से कौन सी ट्राइसेकेराइड है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डाइसेकेराइड है और कौन सी ट्राइसेकेराइड है और कौन सी मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। अब आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में ना। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सी होगी जिसमें 10 या 10,000 से भी अधिक, है ना, 10 या 10,000 से भी अधिक अणु आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, 10 या 10,000 से भी ऊपर जुड़ के, तो 10 या 10,000 से अधिक, 10 या 10,000 से अधिक शर्करा अणु आपस में जुड़कर, 10 या 10,000 से अधिक शर्करा अणु आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड में मैंने आपको कहा कि प्रकृति के अंदर हम बात करें तो जैसे सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सबसे जटिलतम कार्बनिक अणु है। मतलब वो 6,000 अणुओं से मिलकर बना है। और सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं सेल्यूलोज
जो कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? कोशिका भित्ति में। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति में उपस्थित, ठीक है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है और सबसे सरल सबसे जटिलतम कार्बनिक अणु है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के रूप में। फिर बात करें स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण है और हमारे मतलब पौधों के अंदर जो संचित भोजन होता है, स्टोरेड फूड होता है, वो ये स्टार्च के रूप में होता है। तो पौधों में संचित भोजन, पौधों में संचित भोजन, पौधों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? ग्लाइकोजन की अगर बात करें, ये ग्लाइकोजन भी आपके क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और जंतुओं में जो है संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। समझना ध्यान से कि हमने बात करी कि ये जो कोशिका है और इस कोशिका के अंदर जो हमारे पचित पोषक पदार्थ आते हैं, पचित पोषक पदार्थ जब इस कोशिका द्रव्य में आते हैं तो ग्लूकोज के रूप में आते हैं, ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। और रक्त से हमारे इन कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन पहुंचती है। इस ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। देन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या रिलीज की जाती है? ऊर्जा रिलीज की जाती है, ठीक है। अब इसमें से जितनी ऊर्जा हमें आवश्यकता होती है उतना हम दैनिक कार्यों में लगा लेते हैं और बाकी की ऊर्जा को हम स्टोर करके रखते हैं। तो बाकी की ऊर्जा को हम स्टोर करके रखेंगे किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ऐसा भी समझना कि जब आपने भोजन खाया और आपके पेट में भोजन आया है ना, तो जितना भोजन आया मान लो कि उसमें से आधे भोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और उससे निकलने वाली ऊर्जा का आपने उपयोग कर लिया और कुछ ऊर्जा को आपने स्टोर कर लिया। लेकिन जिस भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है वो भोजन जाके हमारे यकृत में संचित होता है और वो भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी ग्लूकोज क्या था? सरल रूप था और ग्लाइकोजन उसका जटिलतम रूप है, यानी संचित होते समय सरल अणु वापस से जुड़ जाएंगे और जटिल अणु के रूप में हमारे शरीर में संचित होंगे। तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में भोजन स्टोर होता है। तो जंतुओं में संचित भोजन, जंतुओं में संचित भोजन, ठीक है, जंतुओं में संचित भोजन ये क्या हो गया भाई? ग्लाइकोजन के रूप में हो गया है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे काइटिन, काइटिन भी जो है पॉलीसेकेराइड का ही एग्जांपल है। काइटिन क्या होता है एक्चुअल में? जैसे जो कीट होते हैं उन कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन का ही बना होता है ना। और इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कवक या फफूंद जो होती है, फंजाई जो होती है, वो उसकी कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। तो कीटों का बाह्य कंकाल और फफूंद की कोशिका भित्ति है ना, कवक या फफूंद की, कवक या फफूंद की कोशिका भित्ति, कवक या फफूंद की कोशिका भित्ति, ठीक है। ये कवक या फफूंद की जो कोशिका भित्ति है और कीटों में बाह्य कंकाल, कीटों में बाह्य कंकाल ये भी किसका बना होता है? काइटिन का। और काइटिन एक्चुअल में क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा जैसे पैक्टिन और इंसुलिन भी है, पैक्टिन और इनुलिन। इंसुलिन क्या? पैक्टिन और इनुलिन ये भी आपके पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। पैक्टिन, इनुलिन, ठीक है, ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हम लिख सकते हैं कि कृत्रिम शर्करा के रूप में किसको जाना जाता है ना। तो कृत्रिम शर्करा के रूप में है ना, कृत्रिम शर्करा सैकरीन, ठीक है, कृत्रिम शर्करा सैकरीन। आपने देखा होगा कि अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली है तो पेप्सी वगैरह जो आती है उसके अंदर ये कृत्रिम रूप से जो शर्करा मिलाई जाती है वो कौन सी होती है? सैकरीन होती है। आइसक्रीम के अंदर है ना, तो सुक्रोज से भी अधिक मीठी होती है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई है सैकरीन। मतलब आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए, कैंडी वगैरह बनाने के लिए उनमें जो शक्कर यूज़ की जा रही है वो सैकरीन ही है, ठीक है। तो कृत्रिम शर्करा सैकरीन सैकरीन, ठीक है, ये सुक्रोज से भी अधिक मीठी होती है। सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठी, सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठी। भाई सबसे ज़्यादा मीठी कौन सी है? सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठी होती है ये कृत्रिम शर्करा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि शुगर हमारे शरीर में होना क्यों आवश्यक है, मतलब हमारे शरीर में शर्करा बैलेंस होना क्यों जरूरी है। ध्यान से सुनना, जब आप
मतलब जब जो खाना आपकी कोशिका के अंदर ग्लूकोज के रूप में होता है, इट मीन्स कि वो शर्करा है ना। जब आपके शरीर के अंदर शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक रोग होता है, और वो रोग क्या है भाई? मधुमेह रोग हो जाता है ना। जब अतिरिक्त शर्करा की मात्रा होती है तो मूत्र में वो शर्करा निकलती है, उसको हम कहते हैं मधुमेह रोग, है ना। डायबिटीज हो जाती है। अब वो डायबिटीज होने का कारण क्या है, और क्यों हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा नॉर्मल भी रहनी चाहिए? रक्त में शर्करा की मात्रा नॉर्मल कैसे रहेगी, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में आपके शरीर में कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है कोशिकीय ईंधन के रूप में, ठीक है। अब उस ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको क्या करोगे? ग्लाइकोजन में चेंज करोगे, ग्लाइकोजन में यानी संचित भोजन के रूप में आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। तो ग्लूकोज जिसका यूज हो गया है, पहली चीज तो ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। अब इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? जितना हमको काम में लेना था उतना हमने ले लिया, अदरवाइज हम इसको संचित करके रखेंगे। तो संचित करके हम किस में रखते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं। तो इन्हीं ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन के अणु का निर्माण करते हैं। ये सरल है, वो जटिलतम अणु है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या इसको इसको क्या कहते हैं? ग्लाइको ये कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस हो गई। अब हमारे शरीर में ये मतलब कौन सा हार्मोन है जो इस ग्लूकोज मतलब बराबर ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो याद कीजिए, इंसुलिन हार्मोन। ये कार्य किसका है भाई? इंसुलिन हार्मोन का। जब किसी कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की जो है कमी होती है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज स्टोर होता रहेगा, और ग्लूकोज एक्चुअल में क्या है? शर्करा है। तो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। कम हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और ऐसे में मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन सभी को पता है, जब हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी तो हमने पढ़ा, या जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा तो मैंने बताया कि अग्नाशय ग्रंथि में जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है उसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर याद रखना। अब क्या होगा? जब किसी दिन आपने खाना नहीं खाया तो उस दिन आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उस समय आप एनर्जी लाओगे कहाँ से? उस समय यही ग्लाइकोजन को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में, और आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि आपने खाना नहीं खाया और आपको चक्कर अक्कर आने लगते हैं, तो उस समय आपका या आप कुछ ऐसा पदार्थ जैसे सरल सी शर्करा, आप घर पे जो शक्कर पड़ी है उसको लेते हो, तो उस शक्कर से क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन का अणु टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, यानी आपको तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लाइकोजन जो कि संचित भोजन के रूप में होता है, ऐसे वक्त में हम इस संचित भोजन का यूज करते हैं जब हमने खाना नहीं खाया हो या व्रत उपवास रखा हो, तो उस दिन इसी संचित भोजन को क्या करेंगे? इसी संचित भोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके, है ना। तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए भी एक हार्मोन होता है, और वो हार्मोन है ग्लूकेगोन। क्या कहलाता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। ये भी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन, जबकि बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियमित रखता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, और वो प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। इधर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है? ग्लूकेगोन हार्मोन। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करना या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अणु बनाना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिनो ग्लाइकिनो ग्लाइकोलिनोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि आपने जनरेट किया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाया है, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ना यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, लाइसिस, ठीक है। वापस इसको अपघटन करके आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो है शर्करा की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है, ठीक है। रक्त में शर्करा कब बढ़ सकती है? जब आपकी इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज ना हो, तो ग्लूकोज लगातार बढ़ के आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और उस समय मधुमेह रोग हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो
बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।